हेलो मेरे 12th क्लास के प्यारे प्यारे और होनहार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अपनी स्टडी का, अपनी फैमिली का और अपनी फिटनेस का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो देखिए, हिस्ट्री का एग्जाम अभी दे के आए हो आप लोग, है ना। कल आपका हिस्ट्री का एग्जाम था और मचा के आए हो बिल्कुल पेपर में। जो भी वीडियोस मेरे रोशन सा स्टडी पॉइंट्स की वीडियोस को देखे आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की भी वीडियो आपने देखा, तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आए। और अब जैसा कि हमने 21 सितंबर को भी मचाया है, ऐसे ही हम 29 सितंबर को भी मचाने वाले हैं। समझ रहे हो, पॉलिटिकल साइंस के पेपर में भी हम लोग मचाने वाले हैं। तो कहने का मतलब ये कि आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। मतलब आपके ऑल सिलेबस जितने भी आपके मिड टर्म में जितने भी चैप्टर आ रहे हैं, सभी चैप्टर से मैंने क्वेश्चन उठा के डाल दिया है इस वीडियो में। और वन शॉर्ट वीडियो रहेगा, अगर 1 घंटे की भी वीडियो बन जाती है कोई बात नहीं, सारे क्वेश्चंस आपको एक ही वीडियो में देखने को मिल जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे का ये भी सवाल होता है कि भैया कुछ क्वेश्चन आप बताते हो आते नहीं है। देखो यार, मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही बताता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन। मैं लगभग 5 सालों से पढ़ा रहा हूँ, 5-6 साल हो गए मेरे को स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए। तो हमें मालूम है कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन से टॉपिक बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं क्वेश्चंस उठाता हूँ। अब आपको एक चीज़ और मैं बता दूँ, देखो हर एक एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। हर एक एग्जाम का पैटर्न ये होता है कि उसमें ना 70% क्वेश्चन ईजी होते हैं और ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। 20% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि मीडियम लेवल का होगा और 10% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि बहुत ज़्यादा टफ होगा। ये ना भाई सबके बस की बात नहीं होती है। जो एनसीईआरटी बुक को पढ़ रहे हैं, जो 6 महीने से लगातार अभी मेहनत कर रहे हैं, वो बच्चे इन 2 प्रकार के क्वेश्चनों का आंसर दे पाएंगे। बाकी 70-80% लाना भाई बहुत आसान है। आप मेरी वीडियो देखोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो भी देख रहे हो ना, और एक बार भी देख लिया आपने तो भी आपके 70, 75, 80 नंबर आ जाएंगे। लेकिन जो बच्चे महीने भर से मेहनत कर रहे हैं, साल भर से मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए तो भाई ये है कि जो बाकी के आखिरी के जो 30% बच जाते हैं, जो हार्ड और मीडियम लेवल का जो क्वेश्चन होता है, उसको वही स्टूडेंट कर पाएंगे उन क्वेश्चनों को जो कि मेहनत कर रहे हैं काफ़ी समय से। देखिए, सबसे पहले मैं अब सिलेबस की बात कर लेता हूं। तो आपको मैं बता दूं कि जो हमारा इस साल का जो सिलेबस है वो काफ़ी हद तक बदल चुका है। पिछले साल की अगर मैं सिलेबस की बात करूं, बहुत सारे नए टॉपिक पॉलिटिकल साइंस में ऐड किए गए थे, लेकिन इस साल फिर से हटा दिया सीबीएसई ने। तो मैं कहना चाहूँगा कि भाई आप लोग ना अगर मेरी वीडियो को भी देख रहे हैं, किसी भी चैनल की वीडियो को आप देख रहे हैं, तो भाई बहुत ही सावधानी से देखें। जो अगर आपके सिलेबस में जो टॉपिक नहीं है उसको आप स्किप कर दे। मैं भी कोशिश करूंगा कि मैंने अगर पॉलिटिकल साइंस के प्लेलिस्ट में, आपको पता है कि भाई प्लेलिस्ट बना रखा है मैंने, प्लेलिस्ट में सारी वीडियो भाई ऐड कर रखी है। जितने भी चैप्टर आपके आ रहे हैं सभी चैप्टर उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। चाहे 2 ध्रुविता का अंत है, सत्ता के नए केंद्र है, या कोई भी चैप्टर है, आप सभी चैप्टर को देख सकते हैं एनिमेशन के थ्रू। A to Z वीडियो भाई पॉलिटिकल साइंस का ना एनिमेशन के थ्रू मैंने बनाया है। बिना एनिमेशन के थ्रू कोई भी वीडियो नहीं बनाया और बिल्कुल आसान और सरल भाषा में आपको समझाया हुआ है। तो आप प्लेलिस्ट में जाए, सभी वीडियो को देखें। और प्लेलिस्ट में कुछ पिछले साल जो नए टॉपिक ऐड किए गए थे उसको भी मैंने डाल रखा है। तो मैं कोशिश करूंगा कि उन वीडियोस को मैं रिमूव कर दूं, है ना। आप फालतू का टाइम क्यों ख़राब करोगे आप उन वीडियो को देख के, क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो मैं कोशिश करूंगा कि उन वीडियो को डिलीट कर दूं प्लेलिस्ट से। अब देखिए, आप सिलेबस को देख लिए और इस सिलेबस में एक तो चैप्टर का नाम भी दे रखा है और जो टॉपिक आपके आ रहे हैं एक चैप्टर से, जैसे 2 ध्रुविता का अंत है, तो उसमें से जो टॉपिक आपके इस साल के सिलेबस में है उनको भी इसमें ऐड किया गया है। तो इस सिलेबस को आप लोग भाई ध्यान से देख लो। इसका जो PDF है वो मैं डाल दूंगा आपके टेलीग्राम पे, वहाँ से भी जाके आप लोग देख सकते हो। मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की PDF भी मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। तो भाई फटाफट टेलीग्राम चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए, अब ज़्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए सीधा अपने क्वेश्चंस को देखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, सोवियत संघ की प्रमुख सकारात्मक विशेषता बताइए, है ना। जैसे कि सोवियत प्रणाली की हम बात करते हैं, तो सोवियत प्रणाली की क्या पॉजिटिव मतलब फीचर्स है, क्या सकारात्मक विशेषताएं आपको नजर आया सोवियत संघ में। आपने दूसरे चैप्टर को पढ़ा, मतलब अब तो पहला चैप्टर है 2 ध्रुविता का अंत, उसको आपने पढ़ा। तो देखिए, ये जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो सोवियत संघ है एक महाशक्ति के रूप में उभरा, है ना। और अमेरिका को छोड़ दे तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था शेष विश्व की तुलना में कहीं ज़्यादा विकसित थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत ही उन्नत थी, है ना। सूचनाओं का आदान प्रदान बड़ा तेजी से हो जाता था भाई वहाँ पे। उसके पास विशाल मात्रा में खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, तेल, लोहा, है ना, ये सारी चीज़ें मौजूद थी। सोवियत संघ के दूर दराज के इलाकों पर भी बहुत अच्छा नियंत्रण था, है ना, और आपस में जुड़े हुए थे। सुव्यवस्थित यातायात के साधन अच्छे थे, जिसकी वजह से आपस के जो जगह थे वो आपस में जुड़े हुए थे। सोवियत संघ का जो घरेलू उपभोक्ता उद्योग था ना,
जो उसके यहाँ पे जो उद्योग वगैरह थे, जो फैक्ट्रियाँ थी, वो पिन से लेके कार तक हर चीज़ का निर्माण कर लेती थी। मतलब किसी चीज़ को उनको दूसरे देशों से नहीं मंगाना होता था। इसके अलावा सोवियत संघ की सरकार ने सभी नागरिकों के लिए न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कर दिया था। मतलब कि उनकी जो आम लोगों को ना मूलभूत ज़रूरतें जो भी है वो सभी चीज़ें बिल्कुल सस्ते दाम पे लोगों को उपलब्ध कराती थी। जैसे कि स्वास्थ्य सुविधा की हम बात करें, हम शिक्षा की बात करें, बच्चों की देखभाल की बात करें, लोक कल्याणकारी चीज़ों की हम बात करें, सब बहुत ही रियायत, यूँ कह दो कि मुफ्त में उपलब्ध करवा दिया सरकार ने। ठीक है, बेरोजगारी तो भाई बिल्कुल भी नहीं थी वहाँ पे। तो ये सारे पॉइंट्स आप सोवियत संघ के सकारात्मक विशेषता में बताएंगे, या सोवियत प्रणाली की अगर विशेषता पूछ ले तो उसमें ये सारे पॉइंट्स आप डालेंगे। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, ये बार बार रिपीट होता है, हर बार रिपीट होता है, सोवियत संघ के विघटन के कारण। जैसे कि चैप्टर का नाम ही है दो ध्रुवीयता का अंत, यानी कि सोवियत संघ का अंत के ऊपर पूरा चैप्टर है। तो ये क्वेश्चन तो भाई बनता ही बनता है, पेपर में आता ही आता है। खास करके आप बोर्ड के एग्जाम को, बोर्ड का जो क्वेश्चन पेपर है 5 साल या आप 10 साल के क्वेश्चन पेपर को उठा के देखेंगे, ज़्यादातर बार आपको ये क्वेश्चन नजर आ जाएगा, है ना। तो सोवियत संघ का विघटन किन कारणों से हुआ? बहुत सारे कारण माने जाते हैं। पहला कारण, लोगों की आकांक्षाओं और इच्छाओं का पूरा ना होना। सरकार से लोगों ने बहुत सारी उम्मीदें लगा रखी थी कि जो सोवियत संघ की जो गवर्नमेंट है वो उनके लिए कुछ अच्छे प्लान्स लेकर आएंगी, अच्छे काम करेंगी उसके लिए सरकार, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लोगों की आकांक्षाएं पूरी नहीं हो पाई, उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाई। नौकरशाही का शिकंजा था, यानी कि सोवियत प्रणाली पे, सोवियत संघ पे नौकरशाही यानी कि जो अधिकारी लोग थे उनका काफ़ी ज़्यादा पकड़ था और उन्होंने भ्रष्टाचार फैला रखा था, है ना। जनता को बेवकूफ़ बना रहे थे ये लोग। इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा, भाई आपको पता है कि सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी को ही एक अधिकार दिया गया था सरकार चलाने का, लाइसेंस मिल गया था उसको। 70 सालों से शासन चलाने लग रहा था भाई कम्युनिस्ट पार्टी, लेकिन लोगों के लिए कुछ किया ही नहीं। सारा मतलब अपना जेब भर रहे थे। जो कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे सिर्फ अपना जेब भरने में लगे हुए थे। आम लोगों की इच्छाओं को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया उनकी इच्छाओं को। लोक कल्याणकारी नीतियाँ तो बनाने की दूर की ही बात है भाई, लोक कल्याणकारी नीतियाँ कोई बना ही नहीं पाई ये पार्टी, है ना। तो कम्युनिस्ट पार्टी का वहाँ पे दबदबा था। पश्चिमी देशों से पिछड़ जाना। अब देखो, विकास की अगर हम बात करें तो जो पश्चिमी देश है, पश्चिमी यूरोप के जो देश है, उनकी अगर हम बात करें तो विकास के मामले में वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ गए सोवियत संघ से, है ना। और यहाँ के जो लोग हैं ना, यहाँ के लोगों को गलत फहमी में डाल रखा भाई। वहाँ की गवर्नमेंट जो है, सोवियत संघ की जो सरकार है, उसने क्या किया, आम नागरिकों को बेवकूफ़ बनाया कि भाई हमारी अर्थव्यवस्था जो पश्चिमी देश की अर्थव्यवस्था है ना, उससे काफ़ी ज़्यादा उन्नत अवस्था में है, काफ़ी अच्छी है। लेकिन धीरे धीरे ये बातें वहाँ के लोगों को पता चलने लगा, है ना। जब लोगों को पता लगा तो उनको मनोवैज्ञानिक आघात पहुंचा, धक्का लगा उनको कि यार हमारी गवर्नमेंट जो है इतने सालों से हमें बेवकूफ़ बना रही थी, है ना। तो ये भी एक कारण माना जाता है। हथियारों पर अधिक खर्च, भाई संसाधनों का दुरुपयोग किया सोवियत संघ ने, गलत तरीके से अपने संसाधनों का इस्तेमाल किया। परमाणु हथियार बनवाने में, नए हथियार बनवाने में पैसे खर्च करने स्टार्ट कर दिए। खास करके जो पूर्वी यूरोप के जो देश थे उनको अपने खेमे में शामिल करके रखने के लिए भी उनके ऊपर अंधा पैसा बर्बाद कर दिया, खर्च कर दिया। तो इस वजह से भी जो देश के अंदर जो संसाधनों की जो ज़रूरत थी वो पूरा नहीं हो, देश के लोगों की जो ज़रूरतें थी वो पूरी नहीं हो पा रही है, लेकिन जो यूरोप के जो लोग हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करने में सोवियत संघ लगा हुआ था। तो इस वजह से भी सोवियत संघ के नागरिक नाराज थे। अर्थव्यवस्था का गतिरोध होना, भाई काफ़ी समय से अर्थव्यवस्था गतिरोध हो गई थी। अर्थव्यवस्था में कोई भी डेवलपमेंट हो नहीं पा रहा था। उपभोक्ता वस्तुओं की कमी हो गई थी, भूखमरी जैसी स्थिति वहाँ पर उत्पन्न हो रखी थी। रूस की प्रभुसत्ता या प्रमुखता, मतलब रूस का यहाँ पे दबदबा था। ये बात आपको मालूम है कि रूस जो था ना, सोवियत संघ 15 गणराज्यों को मिला के बनाया गया था, लेकिन उसमें से रूस एक था, लेकिन हर मामले में रूस का ही दबदबा होता था। ठीक है, ये तो 7वां पॉइंट है भाई। देखो 8वां पॉइंट भी है, इसमें बहुत सारे पॉइंट मैंने लिख रखे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आता है 6 नंबर में। तो आपको अब 6 नंबर के क्वेश्चन को अगर करना है तो उसके लिए क्या करेंगे आप? 6 नंबर के क्वेश्चन को लिखते समय सबसे पहले एक प्रस्तावना आपको लिखना है ना। प्रस्तावना में आप क्या लिखेंगे? प्रस्तावना यानी कि भूमिका, इंट्रोडक्शन होता है, जिसमें क्वेश्चन के बारे में आप थोड़ा समझाएंगे, है ना। अगर हम सोवियत संघ के विघटन के कारण के बारे में बता रहे हैं तो थोड़ा सा हम सोवियत संघ के बारे में प्रस्तावना में लिख देंगे, है ना, कि भाई सोवियत संघ है, ये 1917 में अस्तित्व में आया, है ना। ये साम्यवादी विचारधारा पे या समाजवादी विचारधारा पे आधारित था। ठीक है, थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन में सोवियत संघ के बारे में बताएंगे। उसके बाद मेन आंसर आप लिखेंगे कि भाई सोवियत संघ के विघटन के निम्नलिखित कारण है। आप ये हेडिंग्स लिखे, हेडिंग बनाए, उसके बाद उस हेडिंग को डिफाइंड भी करें और लास्ट में एक निष्कर्ष जरूर लिखें। निष्कर्ष लिखना बहुत ज़रूरी है। 6 नंबर आप चाहते हैं अगर 6 नंबर, तो भाई
इस पैटर्न को जरूर फॉलो करें। सबसे पहले प्रस्तावना, उसके बाद मेन बॉडी, मेन आंसर होगा हमारा, उसके बाद एक निष्कर्ष जरूर होगा। और कोशिश करें कि 6 अगर हेडिंग्स के साथ अगर आप लिख रहे हैं आंसर तो 6 हेडिंग्स काफ़ी है, उसको डिफाइन कर दिया बहुत है। लेकिन आप अगर पॉइंट्स बना रहे हैं, सिर्फ छोटे छोटे पॉइंट्स लिख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स लिखो। 6 नंबर के क्वेश्चन में तो भाई 8, 10, 12 पॉइंट्स आप लिखे, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। उसके बाद अगला पॉइंट छठा है मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियाँ, असफल नीतियाँ हम हेडिंग बना सकते थे, ये ज़्यादा बढ़िया होता। तो मिखाइल गोर्बाचेव जो थे उन्होंने सोवियत प्रणाली में सुधार लाने की कोशिश की और उन्होंने 2 नीतियाँ भी चलाई थी, ग्लासनोस्ट है ना, जिसको खुलापन बोलते हैं, और प्रेस्ट्रोइका यानी कि पुनर्गठन या पुनर्रचना जिसको हम बोलते हैं। तो ये 2 नीतियाँ चलाई थी, लेकिन ये दोनों ही नीतियाँ असफल रही, है ना। असफल रहने के पीछे का रीजन ये था कि कुछ लोग मानते थे कि भाई गोर्बाचेव बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, है ना। उनके पार्टी के सदस्य मानते थे कि गोर्बाचेव बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, और आम लोग मानते थे कि गोर्बाचेव भाई बहुत स्लो काम कर रहे हैं, है ना। तो इनकी नीति असफल रही और ये भी सोवियत संघ के विघटन का एक कारण माना जाता है। तो ये 8 पॉइंट आप सोवियत संघ के विघटन में बता सकते हैं कैसे उसका विघटन हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम रहे, मतलब जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो क्या रिजल्ट निकला इसका, भाई क्या परिणाम रहा। आपको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध की बात कर रहा हूँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की हम बात करें, दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ वो 1939 से 45, यानी कि 1945 में 1945 में क्या हो गया, 1945 में ये जो युद्ध था वो ख़त्म हुआ। उसके बाद आपको पता है कि दुनिया में 2 महाशक्तियों का उद्भव होता है, एक अमेरिका आपका और दूसरा सोवियत संघ, है ना। लेकिन 1991 में क्या होता है, सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। तो जब 1945 में जब 2 महाशक्तियों का उद्भव हुआ ना, तो दोनों के बीच में शीत युद्ध की शुरुआत हो गई। मतलब दोनों के बीच में ऐसा लगता था कि कभी भी युद्ध हो सकता है, मारकाट हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन शीत युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई, हथियारों की होड़, दोनों देश एक दूसरे को हथियार के मामले में भी पीछे करना चाहते थे, है ना। महाशक्ति बनना चाहते थे, दोनों एकमात्र महाशक्ति बनना चाहते थे। तो ये सब शुरू हो गया। लेकिन अब 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो जाहिर सी बात है कि ये सब कुछ अब खत्म हो जाने वाला था। तो सोवियत संघ के विघटन में पहला पॉइंट लिख दिया शीत युद्ध की समाप्ति। जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ, जो इतने लंबे समय से जो शीत युद्ध चला आ रहा था एकदम से समाप्त हो गया, है ना। हथियारों की होड़ की समाप्ति हो गई, भाई दोनों देशों के बीच में जो हथियारों की होड़ चली आ रही थी वो भी समाप्त हो गई। अब है ही नहीं टक्कर देने के लिए, अब अमेरिका का टक्कर देने के मामले में कोई है ही नहीं, तो भाई हथियारों की होड़ भी समाप्त। विश्व राजनीति में शक्ति संबंध बदल गए अब, है ना। विश्व राजनीति में क्या हुआ, शीत युद्ध के बाद जो शक्ति संबंध बनाए गए थे वो अब धीरे धीरे बदलने लग गए। बहुत सारे जो सोवियत संघ के जो देश थे वो नाटो में शामिल होने लग गए थे। एक ध्रुवीय विश्व का निर्माण हो गया, एक ध्रुवीय विश्व बन गया। एक ध्रुवीय विश्व का मतलब है यहाँ जहाँ पे एक ही महाशक्ति हो, यानी कि जो अमेरिका था वो एकमात्र महाशक्ति बन बैठा, है ना। पूरी दुनिया में इसका वर्चस्व कायम हो गया। एक पॉइंट आप ऊपर एक और बता सकते थे, विचारधारा की जो लड़ाई चल रही थी ना वो भी खत्म हो गई, यानी कि जो समाजवादी और पूंजीवादी की जो विचारधारा की लड़ाई चल रही थी वो भी समाप्त ही हो गई थी इसके बाद, है ना। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं देशों की ताकतवर सलाहकार बन गई, ठीक है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जो कि देशों के सलाहकार के रूप में उनके डेवलपमेंट के लिए जो भी मतलब प्लान्स थे उसमें योगदान देना शुरू कर दिया। जैसे कि यहाँ पे हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की हम बात करें तो इनका योगदान देशों के विकास में बढ़ गया, खास करके जो सोवियत संघ के जो देश थे। एकमात्र पूंजीवादी तथा उदारवादी लोकतंत्र की विचारधारा का उभार हुआ। अब पूरे दुनिया में ये मान लिया गया कि जो पूंजीवादी विचारधारा है वो सर्वश्रेष्ठ है, सबसे बढ़िया विचारधारा है। 15 गणराज्यों का विभाजन हो गया। बहुत सारे जो देश थे, आपको पता है कि जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो 15 जो गणराज्य थे वो अलग अलग हो गए, और उसमें से बहुत सारे जो यूरोप के मतलब यूरोपीय संघ और नाटो में शामिल होना चाहते थे, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप बताएंगे सोवियत संघ के विघटन के परिणाम में। इसके अलावा 8वां पॉइंट भी लिख रखा है कि रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बन गया, है ना। मतलब सोवियत संघ के विघटन के बाद जो रूस था उसको सोवियत संघ का उत्तराधिकारी रूस को चुन लिया गया था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है शॉक थेरेपी क्या है, इसके परिणाम बताइए। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले साल ये वैसे सिलेबस में नहीं था, इस साल इसको ऐड कर दिया गया है शॉक थेरेपी वाले टॉपिक को। तो शॉक थेरेपी को आप जरूर करके जाए। देखिए जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो उसके बहुत सारे देश जो थे वो उनको ना पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया, लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। समाजवादी व्यवस्था से उनको पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ
क्या करना था, रुख करना था, समाजवादी व्यवस्था से पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाना था। और इसके लिए उनको काफ़ी सारे पैसे चाहिए थे। तो वो पैसे किसने उपलब्ध कराया, विश्व बैंक ने और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने उपलब्ध कराया। और ये जो परिवर्तन हुआ उसी को हम शॉक थेरेपी कहते हैं। मतलब शॉक थेरेपी का मतलब होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ क्या है, आघात पहुंचाकर उपचार करना। यानी कि पहले सोवियत संघ के विघटन में अमेरिका का योगदान रहा उनको घाव दिया। उसके बाद अमेरिका के जो नियंत्रित एक तरीके से संगठन है विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, उन्होंने ही उनके निर्माण में भी योगदान दिया। इसी को शॉक थेरेपी कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको शॉक थेरेपी समझ में आ गया होगा। अब शॉक थेरेपी के परिणाम क्या रहे, तो देखिए सबसे पहले तो भाई जो रूस का जो औद्योगिक ढांचा था ना, शॉक थेरेपी के कारण पूरा चरमरा उठा, है ना। बहुत सारे उद्योगों को औने पौने दामों पे बेच दिया गया, जिसको गैराज सेल भी बोला जाता है। दुनिया मतलब इसका सबसे बड़ा गैराज सेल। 90% उद्योगों को निजी कंपनियों के हाथों औने पौने दामों पे बेच दिया गया। समझ रहे हो, ये हो गया आपका काला बाजारी शुरू हो गया भाई। अब उद्योगों की बिक्री के लिए जो भी फैक्ट्रियाँ थी उनकी बिक्री के लिए क्या किया गया था, मतलब नागरिकों को अधिकार पत्र दिए गए थे, ठीक है। लेकिन इन अधिकार पत्रों को उन्होंने काला बाजारी में बेचना शुरू कर दिया था। तो ये भी एक परिणाम रहा। मुद्रास्फीति भाई, मुद्रास्फीति बहुत तेज़ी से बढ़ा। मुद्रास्फीति बढ़ने का मतलब होता है कीमतों में वृद्धि। इससे क्या होता है कि मुद्रा की जो कीमत है, मुद्रा का जो मूल्य है वो घट जाता है। तो रूसी मुद्रा जो रूबल है उसके मूल्य में नाटकीय ढंग से गिरावट आया। इसका रीजन था मुद्रास्फीति, है ना। और लोगों की जो जमा पूंजी थी, जो लोगों के पैसे थे, वो लगातार खर्च होते जा रहे थे। क्योंकि मुद्रास्फीति बढ़ता है तो जाहिर सी बात है कि कीमतें बढ़ जाती है। तो आप ना पहले अगर कीमतें सस्ती है तो आपके पास जितना पैसे उसमें आप ज़्यादा सामान खरीद सकते थे। लेकिन अब कीमतें बढ़ चुकी है तो आपके पास जो पैसा है उससे आप कम सामान खरीद पाओगे। तो आपके जो जमा पूंजी है वो जाती रहेगी, खर्च ज़्यादा होगा। खाद्यान्न संकट, है ना। सामूहिक खेती प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। पहले क्या था कि सामूहिक खेती होती थी जिसमें खेती पे सरकार का नियंत्रण होता था और खाद्यान्न की सुरक्षा थी, लोगों को भाई खाने पीने की चीज़ें मिल जाती थी। लेकिन अब ये भी सुरक्षा नहीं थी कि भाई उनको खाने पीने की चीज़ें भी मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। पुरानी समाज कल्याणकारी नीति समाप्त हो गई। अब सरकार ने क्या कर रखा था, रूस में या सोवियत संघ में क्या था कि सरकार उनको ज़रूरत की सारी चीज़ें उपलब्ध कराती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं था। अब भाई जो गरीब है, जो दबे कुचले लोग हैं, उनकी ज़िंदगी बद से बदतर हो चुकी थी। इसके अलावा माफिया वर्ग का उदय देखने को मिलता है। माफिया वर्ग यानी कि भाईजान कह दो या डॉन भाई, है ना, गुंडे जो होते हैं थोड़े, समझ रहे हो। तो माफिया वर्ग का उदय हुआ। उन्होंने क्या किया भाई, आर्थिक गतिविधियों को अपने नियंत्रण में ले लिया। भाई वो पैसे वाले, मतलब उनका काम ही क्या होता है कि लोगों से हफ्ता वसूलना, पैसे लेना। माफिया वर्ग इनका यही काम होगा। तो माफिया वर्ग ने क्या किया, सभी आर्थिक गतिविधियों को अपने नियंत्रण में ले लिया। अमीर और गरीबों के बीच में जो फासला था वो और ज़्यादा बढ़ा, ठीक है। मतलब असमानता जो है ना, आर्थिक असमानता वो लगातार बढ़ने लग गई थी, क्योंकि अमीर और अमीर होते जा रहे थे, गरीब और गरीब। तो ये सारे पॉइंट्स आप इसमें लिख देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आसियान के 3 स्तंभों का वर्णन कीजिए। आसियान आपको पता है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है ना। इसमें टोटल 10 देश है, ठीक है। तो आसियान की अगर हम बात करें तो आसियान के 3 स्तंभ है और तीनों स्तंभ की अपने अलग अलग उद्देश्य है। तो आसियान ने क्या किया, अपने संपूर्ण विकास को ध्यान में रखते हुए 2003 में अपने 3 संस्थानों का निर्माण किया। 3 स्तंभ जिसको हम कहते हैं, आसियान के 3 स्तंभ इसको हम कहते हैं। जिसमें सबसे पहले आसियान सुरक्षा समुदाय। आसियान सुरक्षा समुदाय क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक न ले जाने की सहमति पर आधारित है। मतलब आसियान सुरक्षा समुदाय का मेन पर्पस ये है कि भाई कोई भी अगर बहस हो रहा है ना हम देशों के बीच में, तो सैन्य टकराव ना हो, युद्ध ना हो। 2003 तक आसियान के सदस्य देशों ने कई समझौते किए जिसके द्वारा हर सदस्य देश शांति, निष्पक्षता, सहयोग और अहस्तक्षेप को बढ़ावा देता है। मतलब वो चाहते हैं कि देशों के बीच में शांति कायम हो, देश एक दूसरे के मामले में ज़्यादा मतलब हस्तक्षेप, फालतू में बिना मतलब का हस्तक्षेप ना करे, ठीक है। देशों की संप्रभुता बनी रहे। आसियान के देशों को सुरक्षा और विदेश नीति में तालमेल बनाने के लिए, मतलब आसियान के जो देश है उनमें सुरक्षा और विदेश नीति में तालमेल बनाने के लिए 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की गई है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप इसमें लिखेंगे आसियान सुरक्षा समुदाय में। अब आसियान आर्थिक समुदाय की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए आसियान एक आर्थिक संगठन ही है, आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना इसका मेन पर्पस है और ऐसा ही बना रहा। आसियान की जो अर्थव्यवस्था है वो
अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान की तुलना में काफ़ी छोटी है, लेकिन फिर भी इसका जो विकास है वो बहुत तेज़ गति से हो रहा है भाई, बहुत तेज़ी से। इसके चलते इस क्षेत्र में और इसके बाहर इसके प्रभाव में लगातार तेज़ी से क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य आसियान देशों के लिए साझा बाजार और उत्पादन आधार तैयार कराना तथा इसके इलाकों के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना है। कहने का मतलब क्या है कि आसियान आर्थिक समुदाय का मेन पर्पस है देशों के लिए एक साझा बाजार उपलब्ध कराना, जहाँ पे आसियान सदस्यों के जो देश है वो अपना सामान बेच सके और उत्पादन को बेहतर करने के लिए भी साधन उपलब्ध कराना चाहती है ये संगठन, और इसके अलावा उनके सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना चाहती है ये संगठन, है ना। यह संगठन इन देशों के आर्थिक विवादों को निपटाने के लिए मौजूदा व्यवस्था में सुधार भी करना चाहेगा। मतलब आसियान चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक विवादों को निपटाने के लिए हम क्या करें, इस व्यवस्था को थोड़ा सुधारें, आसियान में जो नियम वगैरह बनाए गए हैं उसको हम सुधारने की कोशिश करें। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आसियान ने क्या किया है, मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने पर भी ध्यान दे रहा है। मतलब बिना टैक्स वगैरह के यहाँ पे क्या हो सके, व्यापार हो सके, उस क्षेत्र को भी बनाना चाहता है, और इसके लिए अमेरिका और चाइना से भी मतलब बात हो रही है उसकी। ठीक है, उसके बाद है तीसरा जो स्तंभ है वो है आसियान सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय, है ना। इसका मेन काम क्या है, जो ये जो स्तंभ है उसका है सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये आसियान के 3 स्तंभों के बारे में हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत और चीन संबंध का वर्णन कीजिए। भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए इसको, और आसान भी है, फ्री के नंबर आपके मिल जाएंगे। तो भारत और चाइना के बीच में विवाद के प्रमुख, अगर हम संबंध की बात करें तो सबसे पहले तो समस्या की हम बात कर लेते हैं। विवाद के मुख्य मुद्दे क्या है, तो 1962 में चीन और भारत का क्या हो गया, युद्ध हो गया, जिसमें भारत को हार का सामना करना पड़ा, और उस समय से हमारे जो संबंध है वो उतने अच्छे नहीं है चाइना के साथ। जम्मू कश्मीर अरुणाचल प्रदेश का जो सीमा विवाद है ये भी इन दोनों देशों के बीच में विवाद का एक कारण है। तिब्बत पर चाइना का जो कब्जा है, चाइना ने जिस तरीके से तिब्बत पे कब्जा कर लिया, वहाँ के जो दलाई लामा थे उनको वो भाग के भारत आ गए और भारत ने उनको शरण दे दिया, है ना। इस वजह से भी दोनों देशों के बीच में संबंध खराब हो गए हैं। अब सुधारने के लिए पंचशील समझौता हुआ है, 5 सिद्धांतों पर आधारित पंचशील समझौता हुआ। 1981 से सीमा विवाद सुलझाने के लिए समझौते लगातार हो रहे हैं। 1988 में राजीव गांधी ने चीन का दौरा किया और संबंध को सुधारने की कोशिश की। आर्थिक सहयोग बढ़ा है और व्यापार में लगातार वृद्धि हो रहा है चाइना के साथ, और आपको पता है कि हम लोग चाइनीज़ माल का कितना ज़्यादा यूज करते हैं, तो चाइना पे हमारी निर्भरता है, काफ़ी ज़्यादा निर्भरता है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, चीन में हुए आर्थिक सुधार का फायदा सभी को नहीं मिल पाया, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। देखो, चाइना में आर्थिक सुधार की जो शुरुआत है 1978 में हुई थी। 1978 में चाइना की जो न्यू इकोनॉमी पॉलिसी है वो आ गई थी, है ना। तो उसके बाद वहाँ पे काफ़ी सुधार हुआ, काफ़ी ज़्यादा उन्नति प्रगति तो किया, लेकिन फिर भी इसका फ़ायदा सभी को नहीं मिल पाया। इस बात को हम निम्नलिखित पॉइंट के माध्यम से स्पष्ट कर पाएंगे इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है। तो देखिए, जो वहाँ पे आर्थिक सुधार हुआ ना, वहाँ पे विकास का जो फ़ायदा है समाज के सभी वर्ग को प्राप्त नहीं हो पाया। चीन में बेरोजगारी लगातार बढ़ी है, 10 करोड़ लोग रोजगार की तलाश में घूम रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, समझ रहे हो। महिलाओं के जो काम करने के जो हालात है वो बहुत ही ख़राब है, बहुत ही ख़राब कंडीशन में महिलाओं से काम करवाया जाता है। गांव और शहरों के जो तटीय व मुख्य भूमि पर रहने वाले जो लोग हैं उनके बीच में अंतर बढ़ा है। मतलब ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लोगों के बीच में लगातार फासला बढ़ रहा है, असमानताएं बढ़ रही है। विकास की गतिविधि ने पर्यावरण को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है, बहुत ज़्यादा पर्यावरण को हानि पहुँचाया है। चीन में प्रशासनिक और सामाजिक जीवन में भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है। तो ये सारी कमियां आप बता सकते हैं चाइना में विकास के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ को शक्तिशाली बनाने वाले प्रमुख कारकों का वर्णन कीजिए, है ना। अब यहाँ पे आपको बताने की ऐसे कौन से कारक है जो कि यूरोपीय संघ को एक शक्तिशाली संगठन बनाता है ना। तो देखो, जो यूरोपीय संघ है 2005 में अगर हम बात करें तो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी इसकी, और इसका जो सकल घरेलू उत्पाद था वो अमेरिका से भी ज़्यादा था। 2005 की हम बात कर रहे हैं, लेकिन अभी नहीं है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में तो भाई अमेरिका की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसकी मुद्रा यूरो अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन सकती है।
ठीक है। इसके अलावा विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा है। इसकी आर्थिक शक्ति का प्रभाव, ये थोड़ा डाटा जो है पुराना डाटा है, नए एनसीईआरटी बुक में थोड़ा नया डाटा भी ऐड किया गया है, बट कोई नहीं, आप इसको भी लिख देंगे, आपको नंबर मिल जाएगा, है ना। इसकी आर्थिक शक्ति का प्रभाव यूरोप, एशिया और अफ्रीका जैसे देशों में भी देखा जा सकता है। यह विश्व व्यापार संगठन के अंदर एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में काम करता है, WTO, है ना, उसमें एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में काम करता है। इसका एक सदस्य देश फ्रांस सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य भी है। पहले 2 था, ब्रिटेन भी था, लेकिन ब्रिटेन अब यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है ना। इसके चलते यूरोपीय संघ अमेरिका समेत सभी राष्ट्रों की नीति को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि ये सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता भी इसको मिली हुई है। यूरोपीय संघ का सदस्य देश फ्रांस परमाणु शक्ति संपन्न है, इसके पास परमाणु हथियार भी है। तो ये ऐसे पॉइंट्स है जो कि यूरोपीय संघ को क्या बनाता है, एक शक्तिशाली क्षेत्रीय संगठन बनाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी न होने के क्या कारण है। आपको पता है कि पाकिस्तान में परमानेंट लोकतंत्र चल ही नहीं पाया अभी तक। कोई भी प्रधानमंत्री ना 5 साल तक शासन कर नहीं पाया। जैसे कि अभी इमरान खान जी थे, मात्र 4 साल में उनको सत्ता से हटा दिया गया। तो पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थायी रूप से क्यों नहीं चल पा रहे हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है। पहला कारण तो भाई पाकिस्तान में क्या है ना, सेना, धर्मगुरु और भूस्वामियों का वहाँ पे दबदबा है, उन्हीं का दबदबा चलता है भाई। सेना, धर्मगुरु और जो अमीर लोग हैं उनका दबदबा है। इसकी वजह से कई बार निर्वाचित सरकार को गिराकर सैनिक शासन को कायम किया गया है। पाकिस्तान का जो है भारत के साथ हमेशा तनातनी बनी रहती है ना, हमेशा विवाद का मुद्दा बना रहता है। तो इस वजह से सेना समर्थन समूह ज़्यादा मजबूत है। ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि सेना को ही वहाँ पे, ज़्यादातर लोग की बात कर रहा हूँ, जो समूह है, जो कुछ वर्ग है, वो चाहती है कि वहाँ पे सेना का ही शासन रहे, है ना। और वो मानते हैं कि पाकिस्तान के राजनीतिक पार्टियों में खोट है, कमियां हैं, राजनीतिक दल सत्ता को सही से नहीं चला पाएंगे। पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन चले, इसके लिए कोई खास अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं मिलता। इस वजह से भी सेना को अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए बढ़ावा मिल रहा है। कोई अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं मिल पा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कोई सपोर्ट नहीं मिलता है पाकिस्तान को, है ना। अमेरिका तथा पश्चिमी देश ने भी क्या किया, यहाँ पे सैनिक शासन को ही सपोर्ट किया है, क्योंकि उनको डर है कि अगर वहाँ पे लोकतंत्र कायम हुआ ना, तो जो वहाँ के जो परमाणु हथियार है ना, आतंकवादियों के हाथों में लग सकते हैं। जो विश्वव्यापी इस्लामी आतंकवाद है उसके हाथों में लग सकता है, जो कि पूरी दुनिया के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है। तो इस वजह से भी अमेरिका और पश्चिमी देश जो है वो वहाँ पे सैनिक शासन को बढ़ावा देते हैं। इन कारणों से पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थायी रूप से नहीं चल पा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, श्रीलंका की जातीय संघर्ष का वर्णन कीजिए। देखिए, आपको पता है कि श्रीलंका की समस्या कुछ अलग है, वहाँ पे जातीय संघर्ष की समस्या सबसे ज़्यादा व्याप्त है। तो 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुआ, है ना, वहाँ पे लोकतंत्र कायम हुआ। श्रीलंका की मुख्य समस्या जातीय विवाद थी। यहाँ पे 2 जातियाँ थी, है ना, एक तो तमिल में श्रीलंकाई तमिल और भारतीय तमिल दोनों थे। सीली की बात करें तो सीली वहाँ के मूल निवासी है ना, उनकी संख्या सबसे ज़्यादा है। श्रीलंका के मूल निवासी यानी सीली यह मानते हैं कि श्रीलंका पर उनका अधिकार है और तमिल लोगों को कोई रियायत नहीं दी जाएगी सरकारी नौकरी में और सरकार में, इन्हीं का दबदबा था, है ना। इस सोच की वजह से जो तमिल लोग थे वो श्रीलंका की राजनीति में बराबर हिस्सा उनको नहीं मिल पाया। इस वजह से उन्होंने क्या किया, वहाँ पे संकट छेड़ दिया, है ना। उन्होंने एक संगठन बना लिया। ये जो भेदभाव उनके साथ हो रहा था, इसको देखते हुए उन्होंने एक संगठन बनाया, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, जिसको हम शॉर्ट में लिट्टे बोलते हैं। ठीक है, तो लिट्टे की स्थापना कर दी और लिट्टे वाले भाई चाहते हैं कि वो हमला करे सीधा, और जो उसका जो उत्तरी भाग, शायद उत्तरी पूर्वी भाग को अलग देश बनाने की मांग कर रहे हैं, है ना। तो ये जातीय संघर्ष में आप बताएंगे। वर्तमान में वैसे लिट्टे का सफाया हो चुका है और वहाँ पे ऐसा माना जा रहा है कि श्रीलंका के जो तमिल है उनके अधिकारों की मांग समाप्त हो चुकी है। एक तरीके से वो समाप्त कर दिया लिट्टे को, कहने का मतलब है तमिल और सीलियों के बीच में जो संघर्ष था वो कहीं ना कहीं समाप्त हो गया है। ठीक है, तो ये श्रीलंका के जातीय संघर्ष के बारे में आप बताएंगे। शांति सेना भारत ने भेजा था, उसके बारे में आप लिख सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसको नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। बस जो मैंने आपको बताया है पॉइंट्स, आप इसको लिख देना, काम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद के मुख्य मुद्दे क्या है। तो भारत और पाकिस्तान भाई फ्री फंड के नंबर है, आप ले लेना। देखो, भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद का पहला मुद्दा तो भाई जम्मू कश्मीर का मुद्दा है। इसको लेकर ये कई बार लड़ चुके हैं। 1947 में युद्ध हुआ, 65 में वैसे तो नदी जल बंटवारे को लेकर युद्ध हुआ था, लेकिन जम्मू कश्मीर भी एक मुद्दा रहता ही है। फिर 1971 में
बांग्लादेश संकट के समय युद्ध हुआ, फिर कारगिल युद्ध हुआ 1999 में। 4 बार भाई ये युद्ध कर चुके हैं और 4 बार हम उनको हरा चुके हैं, लेकिन फिर भी है कि वो मानते नहीं है। जम्मू कश्मीर का विवाद है दोनों देशों के बीच में मुद्दा का समस्या का मेन कारण माना जाता है। इसके अलावा सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण को लेकर भी दोनों देशों के बीच में विवाद है। एक दूसरे देशों की सरकार लगातार एक दूसरे को संदेह की नज़र से देखते हैं। अगर पाकिस्तान में कुछ हो जाए तो इंडिया के ऊपर आरोप लगा देते हैं, इंडिया में कुछ हो जाए तो पाकिस्तान के ऊपर आरोप लगाते हैं, है ना। ये चीज़ें चलता है। भारत सरकार का आरोप है कि पाकिस्तान सरकार लुके छुपे ढंग से हिंसा की राजनीति को जारी रखा है, मतलब हिंसा को बढ़ावा देता है और वो कश्मीरी उग्रवादियों को हथियार, प्रशिक्षण और धन उपलब्ध कराता है और ये भारत पर आतंकवादी हमले के लिए उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये भारत का आरोप है। भारत सरकार का यह भी मानना है कि पाकिस्तान ने 1985 से 95 की अवधि में खालिस्तान समर्थक उग्रवादियों को हथियार तथा गोले बारूद उपलब्ध कराए। जो खालिस्तानी जो थे उनको भी गोले बारूद उपलब्ध कराए हैं, ये भी भारतीय सरकार का आरोप है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, है ना, ISI जिसको हम बोलते हैं, पर बांग्लादेश और नेपाल के गुप्त ठिकानों से पूर्वोत्तर भारत में विरोधी अभियान में संलग्न होने का आरोप है। मतलब कि जो ISI है वो भारत का जो पूर्वोत्तर राज्य है वहाँ पे हिंसा को बढ़ावा दे रहा है, ये भी भारतीय सरकार का आरोप है। इसके जवाब में पाकिस्तान सरकार जो है वो भारतीय सरकार और उसकी खुफिया एजेंसी पर सिंध और बलूचिस्तान की समस्याओं को भड़काने का आरोप लगाता है। सिंध का जो एरिया है और बलूचिस्तान, आपको पता है कि बलूचिस्तान तो भाई सीधे सीधे बोलते हैं कि हम पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं, हमें तो चाहिए ही नहीं पाकिस्तान, हम तो इंडिया के साथ मिल जाएंगे। तो वहाँ पे जो हिंसा फैल रहा है ना, तो वो पाकिस्तान आरोप लगाने लग रहा है कि भाई ये हिंसा जो है ना वो भारत फैलवा रहा है बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान को ना अलग करवाना चाहता है इंडिया हमसे, समझ रहे हो। भारत और पाकिस्तान के बीच नदी जल बंटवारे को लेकर भी विवाद है, खास करके सिंधु नदी के बीच में जो मतलब सिंधु नदी के जल बंटवारे को लेकर समस्या है, लेकिन इसको सुलझाया गया था एक संधि के माध्यम से, ठीक है। 1960 में विश्व बैंक की मदद से भारत पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल संधि पर दस्तखत हुआ था, हस्ताक्षर किया गया था, है ना, लेकिन फिर भी विवाद रहता ही है। इसके अलावा कच्छ के रण में जो सरकरिक सीमा रेखा है उसको लेकर भी दोनों देशों के बीच में मतभेद रहता है, विवाद चलता है सरकरिक रेखा को, सीमा रेखा को लेकर भी, ठीक है। तो ये आपका हो गया भारत पाकिस्तान के बीच में विवाद के प्रमुख मुद्दे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए? अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों है भाई हमें? तो देखो विश्व में जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जैसे कि हम UNO की बात कर रहे हैं, तो UNO अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उसकी ज़रूरत हमें क्यों है? तो विश्व में शांति की स्थापना करने के लिए, विश्व के आर्थिक विकास के लिए, देशों के आर्थिक विकास के लिए भी चाहिए, युद्ध को रोकने के लिए, है ना। जैसे कि अगर युद्ध देशों के बीच में हो रहा है तो उसको रोकने के लिए एक मंच चाहिए जहाँ पे विचार विमर्श हो सके, तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक ऐसा मंच उपलब्ध करा देता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भी हमें चाहिए। इसके अलावा वैश्विक तापवृद्धि को रोकने के लिए भी, ठीक है, वैश्विक तापवृद्धि यानी कि ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है आपका, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होता है ना। उसके बाद है वैश्विक तापवृद्धि के कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है, कहने का मतलब ये था मेरा, है ना, बीमारी व महामारियों से बचने के लिए, और इसके अलावा आतंकवादी जैसे जो मुद्दे हैं उसको समाप्त करने के लिए, उसको रोकने के लिए भी हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की ज़रूरत पड़ती है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या सुधार हुए? जैसे कि शीत युद्ध आपको पता है, शीत युद्ध खत्म हो गया 1991 में, उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में कौन से सुधार हुए? तो यहाँ पे 2 प्रकार के सुधार की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। एक तो बनावट व प्रक्रिया में जो सुधार हुए उसको हम समझ लेते हैं, और एक आपका है न्यायाधिकार में आने वाले जो मुद्दे हैं उसकी समीक्षा की जाए। ये 2 सुधार किए गए थे, ठीक है। तो अब इन दोनों सुधार में क्या क्या चीज़ें हैं, किन किन चीज़ों को शामिल किया गया है उसको हम समझते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जैसे कि बनावट व प्रक्रिया में सुधार। अगर हम बनावट और प्रक्रिया में सुधार की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सदस्यों संख्या, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य हैं, स्थायी और अस्थायी सदस्य, उसकी संख्या को बढ़ाने की बात की जाती है ना। इसमें क्या है कि यह मांग की जाती है कि सुरक्षा, एक मिनट, तो इसमें मांग की गई है कि जो सुरक्षा परिषद के स्थायी और अस्थायी सदस्य उनकी संख्या को बढ़ाई जाए, ताकि विश्व में जो ज़्यादा से ज़्यादा देश है उनकी जो वास्तविकता है, मतलब विश्व की जो वास्तविकता है उसकी नुमाइंदगी हो सके, उसका प्रतिनिधित्व UNO में हो सके। इसके अलावा अमेरिका और पश्चिमी देश जो है वो चाहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो बजट है
बजट और उसके प्रशासन व्यवस्था में सुधार किया जाए, उसका जो काम करने का जो तरीका है उसमें सुधार हो, उसके बजट में जो और दूसरे जो देश है वो भी ज़्यादा योगदान दे, है ना। इसके अलावा यूएनओ के महासचिव के चयन की प्रक्रिया को लोकतांत्रिक बनाया जाए, इसको लेकर भी इसमें बात की जाती है। बनावट और प्रक्रिया में ये सारी चीज़ें आ जाती है। और उसके बाद है न्यायाधिकार में आने वाले मुद्दों की समीक्षा, यानी कि यहाँ पे कामकाज की बात की जा रही है उसके। तो कुछ देशों का मानना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ शांति और सुरक्षा तक सीमित रहे, यानी कि दुनिया में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और सुरक्षा के लिए, दुनिया की सुरक्षा के लिए क्या करे, अपना मुहिम चलाए, अपना काम करे। दूसरे देश मानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ अपना दायरा बढ़ाए, है ना, विकास, मानव हितों और दूसरे जो चीज़ें हैं उस पर बढ़ाए, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, पर्यावरण, मानवाधिकार, इन सभी चीज़ों के लिए भी वो क्या करे, काम करे। तो ये आपका न्यायाधिकार में आने वाले मुद्दों की समीक्षा में ये सुधार की बात की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1997 में कोफी अन्नान ने सुरक्षा परिषद में शामिल होने वाले अस्थायी और स्थायी देशों के लिए क्या योग्यताएं निश्चित की थी। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव थे और इन्होंने स्थायी और अस्थायी सुरक्षा परिषद का जो स्थायी और अस्थायी सदस्य है वो बनने के लिए कुछ योग्यताएं उन्होंने निर्धारित की थी, जैसे कि वह राष्ट्र अर्थव्यवस्था के रूप में बड़ा राष्ट्र हो, है ना, बड़ी अर्थव्यवस्था हो उस देश की। इसके अलावा बड़ी सैनिक शक्ति हो, आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा देश होना चाहिए, बजट में नियमित रूप से, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके बजट में नियमित रूप से योगदान दे, मानव अधिकार और लोकतंत्र को मानने वाला देश हो, यानी कि जहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी हो। वह देश ऐसा होना चाहिए जो कि अपने भूगोल, अपनी अर्थव्यवस्था और अपनी सांस्कृतिक लिहाज से पूरे विश्व की विविधताओं की नुमाइंदगी करता हो, मतलब विविधताओं से भरा हुआ देश वो हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका पॉइंट। अगला क्वेश्चन है सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्यता क्यों मिलनी चाहिए। जैसे कि हम भारत की बात करते हैं तो भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता नहीं मिली हुई है ना, तो क्यों मिलना चाहिए। तो देखो भारत ना बहुत सारी चीज़ों को पूरा करता है, बहुत सारे जैसे जो मतलब क्राइटेरिया जो एक तरीके से डिफाइंड किए गए हैं उसको पूरा करता है। जैसे कि भारत आपको पता है भाई बड़ी आबादी वाला देश है ना, इसकी अर्थव्यवस्था बड़ी है, इसके अलावा बहुत बड़ी सैन्य शक्ति के रूप में भी उभर रहा है भारत। यूएनओ में निरंतर योगदान देता है, जो यूएनओ का जो बजट है उसमें भी लगातार योगदान दे रहा है। मानव अधिकार और लोकतंत्र को मानने वाला देश है हमारा देश, भाई दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। क्षेत्रफल के लिहाज से बहुत विशालकाय देश है। भारत यूएनओ की पंक्तियों में सहभागी रहा है, मतलब जो भी काम होता है उसमें भारत हिस्सेदारी दिखाता है। तो इन सभी वजह से भारत को स्थायी सदस्य की सदस्यता मिलनी चाहिए, लेकिन मिल क्यों नहीं पा रहा है। तो भाई देखो ना मिलने के पीछे भी बहुत सारे रीजन। यहाँ पे अगला क्वेश्चन भी इसी से बना दिया कि सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्यता क्यों नहीं मिल पा रही, है ना। तो पाकिस्तान के साथ जिन देशों के साथ संबंध कटु पूर्व है, मतलब भारत का पाकिस्तान के साथ जो संबंध है वो अच्छे नहीं है। लाइन थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। भारत के परमाणु हथियार को लेकर भी आशंका है कि तथा भारत की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में विरोध करते हैं। देखो ये लाइन थोड़ा मैं अपने हिसाब से समझा देता हूँ। आपको पता है कि पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध अच्छे नहीं है ना, और इस वजह से ऐसा मानते हैं बहुत सारे देश कि वो काम सही से नहीं कर पाएगा। वो हमेशा मतलब पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा या फिर पाकिस्तान को दबाने की कोशिश करेगा, उसी में लगा रहेगा और उसको स्थायी सदस्य की सदस्यता मिल जाती है। तो इस वजह से बहुत सारे देश उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध खराब है, इसलिए कुछ देश मानते हैं कि भारत जो है प्रभावी रूप से स्थायी सदस्यता के रूप में काम नहीं कर पाएगा, है ना। इसके अलावा चीन का समर्थन नहीं मिलता भाई, चीन कभी भी सपोर्ट नहीं करता है। जो दुनिया की जो 5 आपको पता है स्थायी सदस्य देश है, जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, है ना, ये तो देश भाई मान जाते हैं, ये चाहते हैं कि भारत को मिल जाए, लेकिन चाइना हमेशा मना कर देता है। कुछ देशों का मानना है कि अगर भारत को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता मिल जाती है तो ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी जैसे देश जो है वो भी मांगेंगे, क्योंकि वो भी उभरती हुई शक्ति के रूप में आगे बढ़ रहे हैं, है ना, तो वो भी स्थायी सदस्यता मांगेंगे। तो इन वजह से भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्य की सदस्यता नहीं मिल पा रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिकी प्रभाव किन कारणों से है। मतलब अभी अगर हम बात करें तो एक ध्रुवीय विश्व है जिसमें अमेरिका का वर्चस्व है संयुक्त राष्ट्र संघ में। तो किन कारणों से अमेरिका का वर्चस्व है। तो देखो एकमात्र महाशक्ति है दुनिया का अमेरिका, इस वजह से उसका दबदबा है संयुक्त राष्ट्र संघ में।
है ना। बजट में सबसे ज़्यादा योगदान देता है भाई ये। इसके अलावा नौकरशाही यानी कि जितने भी कर्मचारी है संयुक्त राष्ट्र संघ के, ज़्यादातर अमेरिका के ही होते हैं। अधिक अमेरिकी भू क्षेत्र पर स्थित है, ठीक है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है, अमेरिका में स्थित है। वीटो पावर मिला हुआ है, जिससे वो सभी संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी फैसले को कभी भी मना कर देता है, कभी भी नकार देता है मानने से। तो इन सभी वजह से आप देखेंगे कि उसका दबदबा है संयुक्त राष्ट्र संघ पे, है ना। अगला क्वेश्चन है, बाहरी सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, बाहरी सुरक्षा की पारंपरिक जो धारणा है, जो बहुत पुराने समय से चला आ रहा है, इसमें क्या है कि सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा में सैनिक खतरे को किसी देश के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जाता है। इसमें खतरे का जो स्रोत होता है कोई दूसरा मुल्क होता है जो हमले की धमकी देता है और देश की संप्रभुता, स्वतंत्रता और अखंडता को खतरा पहुंचाने की कोशिश करता है। और सैन्य कार्यवाही में आम नागरिक भी माने जाते हैं। मतलब बाहरी सुरक्षा के पारंपरिक धारणा में क्या होता है कि दूसरा देश जो होगा वो खतरे का स्रोत होगा, जो कि सैन्य हमले की धमकी देगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की सुरक्षा की रणनीतियाँ बताइए। भारत की सुरक्षा की रणनीतियाँ क्या है, मतलब भारत अपने सुरक्षा के लिए कौन सी रणनीतियों को अपनाता है। तो 4 रणनीतियों का यहाँ पे वर्णन किया गया है। सबसे पहला पॉइंट है सैन्य क्षमता को मजबूत करना। भारत ने क्या किया, अपनी सैनिक क्षमता को बढ़ाया है ना, क्योंकि वो चारों तरफ से दुश्मन देशों से घिरा हुआ है। बहुत सारे उसके दुश्मन देश है, जो पड़ोसी देश है, जो कि काफ़ी पावरफुल है। दुश्मन तो वैसे चारों तरफ नहीं है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। वैसे चाइना और पाकिस्तान तो है, कभी कभी बांग्लादेश से भी तनातनी हो जाती है, लेकिन बांग्लादेश से हमारे संबंध अच्छे हैं, है ना। तो इस वजह से भारत चाहता है कि वो अपने सैन्य क्षमता को मजबूत करे। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संस्था व नियम, कायदे, कानून को मजबूत करना चाहता है भारत। जैसे कि वो चाहता है कि सभी अंतर्राष्ट्रीय फैसले जो है उसमें यूएनओ का दबदबा, मतलब यूएनओ के माध्यम से लिए जाए। उपनिवेशीकरण और निशस्त्रीकरण का जो प्रयास है वो भी भारत करता है। उपनिवेशीकरण मतलब उपनिवेशीकरण का विरोध करता है ना। भारत उपनिवेशीकरण का विरोध करता है, निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देता है वो, ठीक है। और वो एक तरीके से भारत मानता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को अंतिम मंच माना जाए, मतलब सारे फैसले संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ही अंतर्राष्ट्रीय फैसले लिया जाए। इसके अलावा अंदरूनी सुरक्षा की बात को भी भारत बहुत ज़्यादा महत्व देता है। उसको पता है कि अगर हम अंदर से सुरक्षित है जभी जाके हम बाहरी खतरों का सामना कर पाएंगे। तो इसलिए नागालैंड, मिजोरम और पंजाब जैसे क्षेत्रों में कई बार उग्रवादी हिंसा हुए हैं, लेकिन भारत ने उसको कंट्रोल किया है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था का विकास, है ना। भारतीय सुरक्षा नीति का एक ये भी रणनीति रहा है कि भारत जो है अपनी अर्थव्यवस्था का विकास करना चाहता है ना, क्योंकि हम ज़्यादा डेवलपमेंट कर पाएंगे, गरीबों के लिए काम कर पाएंगे, जब ही जाके वास्तव में वो लोग भी सुरक्षित रहेंगे और हमारा देश भी आगे बढ़ेगा, है ना। तो ये भी सुरक्षा रणनीति का एक तत्व कह सकते हैं, क्योंकि विकास ज़रूरी है ना, असमानताओं को ख़त्म करना ज़रूरी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आज वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों करनी चाहिए, है ना। वैश्विक राजनीति में पर्यावरण का चिंता क्यों की जानी चाहिए। पहला पॉइंट लिखा है, उपजाऊ भूमि की लगातार कमी हो रही है ना। वर्तमान में जो उपजाऊ भूमि की जो गुणवत्ता है वो लगातार कम होती जा रही है, उपजाऊ क्षमता उसकी लगातार घट रही है, जिससे अकाल जैसी स्थिति देखने को मिलेगी। स्वच्छ जल लगातार कम होता जा रहा है। विश्व के लगभग 66.3 करोड़ जनसंख्या को स्वच्छ जल नहीं मिल पा रहा है। प्रत्येक वर्ष 30 लाख बच्चों को साफ पानी ना मिलने के कारण मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा प्राकृतिक जो वन है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, प्राकृतिक वन को काटा जा रहा है लगातार, है ना। जो वनों की लगातार कटाई होती जा रही है, बस्तियों का विस्तार हो रहा है, उद्योगों का निर्माण हो रहा है। वन हमारे जलवायु के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन ये जो वनों की कटाई हो रही है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए नकारात्मक प्रभाव लेकर आएगा। जलवायु परिवर्तन इससे क्या होता है, तीव्र होता है, ऑक्सीजन का स्तर लगातार घट रहा है, हम वनों की जो कटाई कर रहे हैं उस वजह से। ओजोन परत में छेद भाई पाया गया, है ना। 1980 के दशक में ओजोन परत में छेद पाया गया। अब दुनिया के समक्ष ये एक बहुत ही मतलब एक तरीके से खतरा उत्पन्न करने वाला विषय है, उसको बचाना हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है। ओजोन परत के हटने से स्किन कैंसर हो सकता है लोगों को। समुद्री स्तर जो है वो लगातार प्रदूषित होता जा रहा है। लोग घूमने जाते हैं, वहाँ पे कूड़ा करकट फैला देते हैं, कचरा फेंक देते हैं, प्लास्टिक का बोतल उसी में फेंक दिया, तो ये भी कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिमिट्स टू ग्रोथ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई और वह क्या बताती है।
तो आर्थिक विकास के कारण पर्यावरण पर होने वाले जो चिंता है 1960 के दशक में राजनीतिक रूप हासिल कर लेता है। मतलब इसमें अब सरकार जो है, जो गवर्नमेंट है, वो भी ध्यान देना शुरू कर देती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। वैश्विक मामलों में सरोकार रखने वाली एक समूह है जिसका नाम है क्लब ऑफ रोम। उसने क्या किया, 1972 में लिमिट टू ग्रोथ नामक एक पुस्तक लिखी। ठीक है, यह पुस्तक दुनिया की बढ़ती जनसंख्या के आलोक में प्राकृतिक संसाधनों के विशाल विनाश की आदेशों को बड़ी बखूबी से बताती है। मतलब इसमें जनसंख्या बढ़ने के कारण जिस तरीके से प्राकृतिक संसाधनों का विनाश हो रहा है उसके बारे में इस पुस्तक में बताया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी सम्मेलन किसे कहा जाता है। तो 1992 में क्या होता है, 1992 में क्या होता है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका पर्यावरण और विकास से जुड़ा हुआ एक सम्मेलन ब्राज़ील के रियो डी जनेरो में होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं पृथ्वी सम्मेलन। इस सम्मेलन में 170 देश, हजारों स्वयंसेवी संगठन और बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भाग लिया था। ठीक है, उसके बाद है एजेंडा 21। जो रियो सम्मेलन हुआ तो उसमें जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वाणिज्य के संबंध में कुछ नियमाचार निश्चित कर दिए गए, है ना। जब हमारा रियो सम्मेलन हुआ था तो वहीं पे एजेंडा 21 के रूप में विकास के कुछ नए तौर तरीके सुझाए गए थे। उसी को हम एजेंडा 21 के रूप में जानते हैं, है ना। इसमें कहा गया कि विकास भाई ऐसा होना चाहिए जो लंबा चले, टिकाऊ विकास की बात इसमें की गई थी। पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए होना चाहिए। और मतलब कुछ लोग इसकी आलोचना भी करते हैं कि भाई जो एजेंडा 21 है ना, वो पर्यावरण संरक्षण को उतना महत्व नहीं दिया। इसने आर्थिक वृद्धि की ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया। आर्थिक वृद्धि की बात इसमें ज़्यादा हुई, पर्यावरण विकास की तो बात ये जो एजेंडा 21 था उसने किया ही नहीं, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व की साझी संपदा क्या है। ठीक है, तो आपको पता है साझी मतलब जिसपे सबका अधिकार है। तो विश्व में भी कुछ ऐसे जगह है या ऐसे संसाधन है जो कि साझी है, इस पर किसी एक देश का हक नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जितने भी समुदाय है सबका हक है, सभी देशों का हक है ना। इसमें हमारा वायुमंडल है, हमारा अंटार्कटिका है, समुद्र है, बाहरी अंतरिक्ष है। तो ये हमारे मतलब साझी संपदा के उदाहरण है। ठीक है, वैश्विक साझी संपदा की सुरक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे हम महत्वपूर्ण समझौते की अगर बात करें तो 1959 का अंटार्कटिका संधि, इसके अलावा 1987 का आपका मॉन्ट्रियल न्यायचार हुआ। इसके अलावा 1991 में अंटार्कटिका पर्यावरण न्यायचार हुआ, है ना। तो ये सारे आप संधि बात कर सकते हैं जो साझी संपदा के सुरक्षा के लिए किया गया था। उसके बाद है क्योटो प्रोटोकॉल से आप क्या समझते हैं। तो क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है ना। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसके अंतर्गत औद्योगिक देशों के लिए ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया कि भाई देश क्या करे, ग्रीन हाउस गैस को क्या करे, उसका जो उत्सर्जन है उसको कम करे। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, फ्लोरोकार्बन है ना, जो कि ये वैश्विक ताप वृद्धि को बढ़ावा देती है। तो ये आपका हो गया क्योटो प्रोटोकॉल के। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मूलवासी और उनके अधिकार क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम मूलवासी की परिभाषा दे देंगे। यहाँ पे देखो, मूलवासी उन लोगों को कहा जाता है जो किसी स्थान पे बहुत ही लंबे समय से रहते हुए आ रहे हैं, है ना। भारत में जिनको हम आदिवासी कहते हैं, तो वो मूलवासी है भारत के। बाद में वहाँ पे लोग बाहर से लोग आए, उनको विस्थापित कर दिया, तो इस वजह से उनका जो उनकी संस्कृति, उनका जीवन तहस नहस हो गया। वो चाहते हैं कि भाई उनका जो सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक रीति रिवाज है उसके साथ ही अपना जीवन बिताना चाहते हैं। तो इनके अधिकारों के संरक्षण के लिए एक संगठन बना है जिसका नाम है वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजीनियस पीपल, है ना। इनके लिए बनाया गया था ये 1975 में। 1980 से इन्होंने क्या किया, अपनी मांग को मांगना शुरू कर दिया। जैसे कि वो चाहते हैं कि मूलवासी कौम के रूप में उनको मान्यता मिल जाए, एक अलग कौम बना दी जाए, उनकी अन्य वर्गों के साथ समानता चाहते हैं कि भाई दूसरे लोगों के साथ जैसा ट्रीटमेंट सरकार करती है हमारे साथ भी वैसा ही करे। अपनी संस्कृति की सुरक्षा चाहते हैं वो, है ना। इसके अलावा अपने स्थान व उत्पादों के स्वामी हो, या जहाँ पे वो रहते हैं, जिन जंगलों में रहते हैं वहाँ के वो मालिक हो। इसके अलावा विकास के कारण
उनका विस्थापन ना किया जाए, उनको अपने घर बार को छोड़ने के लिए मजबूर ना किया जाए। भारत में मूलवासियों के लिए अनुसूचित जनजाति व आदिवासी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम वैश्वीकरण की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान रहा है ना। आपको पता है कि वैश्वीकरण जो हो रहा है, जो दुनिया के देशों का जुड़ाव हो रहा है, आपस में व्यापार हो रहा है इतना तेज़ी से देशों के बीच में, इसके पीछे प्रौद्योगिकी का सबसे ज़्यादा योगदान रहा। प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी, है ना। जैसे कि यहाँ पे नवीन आविष्कार हुए, माइक्रोचिप, माइक्रोफोन, इंटरनेट, टेलीफोन, टेलीग्राफ, छपाई, इन सब चीज़ों ने क्या किया, वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया है। और इन नवीन आविष्कारों ने संसार में क्रांति ला दिया। कंप्यूटर जैसे आविष्कार ने वैश्वीकरण को में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है, वैश्वीकरण को बढ़ावा देने में। आज आप घर बैठे खाने पीने की चीज़ें घर तक मंगा सकते हैं। तो ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया, वैश्वीकरण की वजह से और नई तकनीक की वजह से, है ना। तो ये पॉइंट आप इसमें बताएंगे। अगला क्वेश्चन है कल्याणकारी राज्य की जगह न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य ने ले लिया है, कैसे। आपको पता है वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव के कारण ना कल्याणकारी राज्य जो थी, मतलब जो सरकार पहले भलाई के लिए काम करती थी, लोगों के लिए योजनाएं बनाती थी, अब नहीं बना पा रही है भाई। अब उसके जगह पे सरकार जो है वो बहुत ही कम अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करती है, इसीलिए न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य शब्द का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। तो इसमें हम बताएंगे कि राज्य के काम करने की क्षमता अब कम हो गई है, वह खुद को कुछ कार्यों तक ही सीमित कर लिया, जैसे कि कानून व्यवस्था बनाने में और नागरिकों की रक्षा करने में, बस यही काम कर रही है भाई सरकार, है ना। कल्याणकारी राज्य जो कल्याणकारी कार्य है वो राज्य ने करना बंद कर दिया, सरकार ने करना बंद कर दिया। सामाजिक आर्थिक विकास का जो कार्य है वो सरकार तो करती ही नहीं है भाई। इसके अलावा बाजार, इन सभी चीज़ों का निर्धारक कौन बन गया है, बाजार। बाजार आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं का निर्धारक बन गया है। हर चीज़ में अब बाजार की भूमिका बढ़ गई है, बाजार में सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। बहुराष्ट्रीय निगमों ने अपने पैर पूरे देश में, पूरे राज्य में फैला लिए हैं, सभी देशों के मतलब सभी देशों में फैला लिए हैं। और राज्य के अपने दम पर फैसले लेने की क्षमता लगातार कम होती जा रही है वैश्वीकरण के कारण, क्योंकि सारी चीज़ें तो भाई बाजार निर्धारित कर देते हैं। बाजार में जो बड़े बड़े जो पूंजीपति लोग हैं वो सब चीज़ कंट्रोल कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो इसमें बस इतना ही पॉइंट्स आपको लिखना था। वैश्वीकरण के जो राजनीतिक प्रभाव में जो नकारात्मक प्रभाव थे ना, उसी को बस आपको यहाँ पे लिखना है, जो पॉइंट्स मैंने आपको भी यहाँ पे बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव बताइए। अब देखिए आर्थिक प्रभाव में नकारात्मक प्रभाव भी है, सकारात्मक प्रभाव भी है। सबसे पहले हम नकारात्मक यानी कि नेगेटिव इफेक्ट जो है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो इसके कारण क्या हुआ है ना कि वैश्विक स्तर पे कुछ संगठन जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, विश्व बैंक है, ऐसी संस्थाएं अर्थव्यवस्था को निर्धारित करती है ना। विश्व की जो अर्थव्यवस्था है उसका निर्धारक ये संस्थान कर रही है। और इनमें क्या है ना कि दबदबा किसका है, विकसित देशों का। तो इसके जितनी भी योजनाएं हैं, नीतियां हैं, वो विकसित देशों की भलाई के लिए ही बनाई जाती है, उनको देखकर ही बनाई जाती है। मुद्रा के मुख्य या मुक्त प्रभाव हुआ, मुक्त प्रभाव से विकसित देशों को फ़ायदा हुआ है। विकसित देशों को तो भाई बहुत ज़्यादा मुनाफा हो गया, लेकिन जो श्रम है, लेबर है, उनका सही से एक देश से, जैसे विकासशील देश है तो विकासशील देश से बहुत सारे जो लेबर्स है वो विकसित देशों में काम करने जाना चाहते हैं, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने पाबंदी लगा दी, है ना, रोक लगा दिया। अब अमेरिका में जाना चाहता हूँ, क्या मैं आसानी से जा सकता हूँ? नहीं जा सकता ना भाई, है ना। तो ये चीज़ भाई गलत है। इसके अलावा विकसित देशों ने वीज़ा नीति के माध्यम से नागरिकों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है। और वैश्वीकरण के कारण आर्थिक असमानता लगातार बढ़ रही है, यानी कि अमीर पैसे लगा के और अमीर होते जा रहे हैं। अंबानी जी और अमीर होते जा रहे हैं और मैं अपनी बात करूँ, मैं और ज़्यादा गरीब होता जा रहा हूँ, समझ रहे हो। तो ये भी एक नुकसान है भाई इसका, है ना। अब इसका सकारात्मक प्रभाव भी है भाई, ऐसा नहीं है कि बस नकारात्मक प्रभाव भी है। इसका सकारात्मक प्रभाव क्या है कि भाई रोज़गार बढ़ा है। जो मल्टीनेशनल कंपनियां जब हमारे देश में आएगी तो जाहिर सी बात है हमारे आम लोगों को ही रोज़गार मिलेगा, नागरिकों को रोज़गार मिलेगा, है ना। इसके अलावा प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था समृद्ध हुई है। विकसित देश के उद्योगपतियों ने विकासशील देशों में निवेश किया है, जिससे इन देशों में अवसर रचना बेहतर हुए हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप बता सकते हैं। उसके बाद वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव क्या रहे हैं। सांस्कृतिक प्रभाव में बताएंगे कि सांस्कृतिक एक रूपता के नाम पर पश्चिमी संस्कृति को थोपा जा रहा है देशों के ऊपर, है ना। रहन सहन खान पान के विकल्प में वृद्धि हो गई है। संस्कृति
की मौलिकता पर बुरा प्रभाव पड़ा है। हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है वो ख़त्म होती जा रही है कहीं ना कहीं। सांस्कृतिक वैश्वीकरण से प्रत्येक संस्कृति पहले से अलग और विशिष्ट हो गई है। नीली जीन्स, पिज़्ज़ा, बर्गर को बढ़ावा मिला है। नागरिकों ने इन वस्तुओं को रजामंदी से अपना लिया है। मतलब भाई खूब चाव से खाते हैं। मोमो जो है चाइनीज़ है ना, खूब दबा के खाते हैं हमारे भाई इंडिया के बच्चे तो। खास करके दिल्ली की मैं बात करूँ तो यहाँ के बच्चों तो क्या ही बताए, रोज़ सुबह शाम उनको मोमो चाहिए। मोमो मोमो, मेरी भांजी बोलती है मामा मोमो खाना है मेरे को आज समझ रहे हो। तो ये चीज़ें भाई वैश्वीकरण के कारण ही हो पा रहा है। पिज़्ज़ा बर्गर का ये जो कल्चर है पहले नहीं था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैश्वीकरण के प्रतिरोधक कौन कौन थे और उनका क्या कहना है। तो वैश्वीकरण का प्रतिरोधक मतलब प्रतिरोध करने वाले कौन कौन है। तो वामपंथी और दक्षिणपंथी, इन दोनों ने क्या किया है, वैश्वीकरण का विरोध किया है। वामपंथी जो गरीबों की भलाई की बात करते हैं, है ना, वो वामपंथी होते हैं। और जो दक्षिणपंथी होते हैं वो मुक्त अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, खुले बाजार की बात करते हैं, मतलब पूंजीवादी विचारधारा पर आधारित होते हैं वो, है ना। तो वामपंथी राजनीति रुझान रखने वालों का तर्क है कि मौजूदा वैश्वीकरण विश्वव्यापी पूंजीवाद की खास व्यवस्था है। मतलब पूंजीवादी लोग हैं उनकी व्यवस्था है भाई। इससे धनी और धनी हो जाएंगे, गरीब और गरीब हो जाएंगे, ज़िंदगी भाई ख़राब हो जाएगी हम गरीबों की, समझ रहे हो। दक्षिणपंथी वैश्वीकरण के जो मतलब दक्षिणपंथी आलोचक है वो इसके राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता में रहते हैं। राजनीतिक अर्थों में उन्हें राज्य के कमज़ोर होने की चिंता है कि भाई राज्य कमज़ोर हो गया है, वो कल्याणकारी योजना नहीं बना पा रही है। आर्थिक संदर्भ में वो संरक्षणवाद का दौर फिर लाना चाहते हैं। मतलब कि जो मजदूर है या फिर और दूसरे जो मतलब देश की छोटी मोटी कंपनियां हैं उनके लिए संरक्षणवाद की नीति लाई जाए। सांस्कृतिक संदर्भ में उनकी चिंता है कि पारंपरिक जो संस्कृति है उसकी हानि होती जा रही है। हमारी जो पारंपरिक संस्कृति चली आ रही है, धोती कुर्ता वाला जो कल्चर था उसके जगह पे जीन्स और शर्ट ने ले लिया है, और या फिर वो बंद गले वाले जो कपड़े होते हैं उसने ले लिया है। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा चिंतित है ना। तो ये पॉइंट्स आप इसी में लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भाग्य वधू से चिर प्रशिक्षित भेंट। प्रतीक्षित होना चाहिए, प्रशिक्षित तो नहीं होगा, प्रतीक्षित भेंट होगा शायद, है ना। तो भाग्य वधू से चिर प्रतीक्षित भेंट से आप क्या समझते हैं। तो देखो ये आज़ादी, हमने इतने लंबे समय से जो आज़ादी का इंतज़ार किया था, है ना, और वो आज़ादी हमें एक दुल्हन के रूप में मतलब हमारा इंतज़ार कर रही थी। मतलब इसको ऐसे भाग्य वधू से चिर प्रतीक्षित भेंट, मतलब जिस आज़ादी का हम इतने लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे वो आज़ादी हमें मिल गई थी, यहाँ पे कहने का मतलब है। तो 14-15 अगस्त के मध्य रात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के विशेष सत्र को संबोधित करते हुए जो भाषण उन्होंने दिया था उसी को भाग्य वधू से चिर प्रशिक्षित भेंट, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी कहा जाता है ना। एक लंबी यात्रा, जो आज़ादी की जो एक लंबी यात्रा थी उसको हमने पूरा कर लिया, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो ये है आपका भाग्य वधू से चिर प्रतीक्षित भेंट। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र निर्माण की प्रमुख चुनौतियाँ कौन सी थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। तो राष्ट्र निर्माण से जुड़ी हुई 3 प्रकार की चुनौतियां हमारे देश के सामने 1947 के आसपास मौजूद थी। पहला, एकता के सूत्र में बांधना। हमारा देश जो था उस समय कई रजवाड़ों में बटा हुआ था, 565 देशी रजवाड़े थे। अब उन रजवाड़ों के पास भाई ये ऑप्शन था कि वो पाकिस्तान में शामिल हो, भारत में शामिल हो, या फिर स्वतंत्र पहचान बना ले। इसके अलावा भारत में अलग अलग धर्म, जाति, वर्ग के लोग रहते थे, उनको एक साथ करना, एकता के सूत्र में बांधना बहुत मुश्किल काम था भाई। उसके बाद लोकतंत्र स्थापित करना, देखो लोकतंत्र स्थापित करना भी बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि उसके लिए भाई ऐसा माना जाता था कि लोकतंत्र केवल विकसित और अमीर देशों में ही कायम हो सकते हैं। इसके अलावा लोकतंत्र की स्थापना के लिए चुनाव करवाना होगा, चुनाव करवाना बहुत ही मुश्किल था, लोग पढ़े लिखे नहीं थे, है ना। तो इस वजह से लोकतंत्र की स्थापना करना भी बहुत ही मुश्किल काम था। समानार्थिक विकास करना, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, यानी कि समानता पर आधारित विकास करना, ये भी एक चुनौती थी कि भाई विकास ऐसा हो जिससे कि सभी वर्गों को फ़ायदा हो, अल्पसंख्यक, गरीब, दबे कुचले लोग, उनको भी हम फ़ायदा पहुंचा सके, ऐसा विकास हो। लेकिन ये एकदम से करना मुश्किल काम था ना भाई, क्योंकि भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा होता है हमारे देश में, उस समय भी होते होंगे, जाहिर सी बात है। तो संसाधनों का हम कैसे इस्तेमाल करें कि अमीर गरीब सबको हम साथ ला सके, समानता पर आधारित विकास कर सके, ये भी एक चुनौतीपूर्ण काम था। अगला क्वेश्चन है, विभाजन की समस्या बताइए। जब भारत का विभाजन हुआ तो उसमें विभाजन में कौन सी समस्या थी। देखिए, ब्रिटिश इंडिया में
भी मतलब कोई भी एक ऐसा इलाका नहीं था जहाँ पे मुसलमान बहुसंख्यक हो। देखो विभाजन का आधार क्या बनाया गया था, मैं इसको एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूँ। विभाजन का आधार बनाया गया था धार्मिक बहुसंख्यक, यानी कि जैसे हमारा इंडिया का मैप है, ठीक है, तो अगर हम इंडिया के मैप को अगर देखेंगे, रफ मैप बना दिया हूँ मैं, तो आप अगर देखेंगे तो इधर इधर हमारा अभी का पाकिस्तान है, लेकिन ये ज़्यादातर ये एरिया जो था ये पंजाब का एरिया था। पंजाब हमारा बहुत बड़ा राज्य था पहले, है ना। इधर हमारा बंगाल था, अभी जो बंगाल है वो पश्चिम बंगाल है, पूर्वी बंगाल को काट के बनाया गया था आपका बांग्लादेश, है ना। तो यहाँ पे क्या था कि भारत में ना कोई ऐसा एरिया था ही नहीं जहाँ पे मुस्लिम बहुसंख्यक हो, है ना, जहाँ पे मुसलमानों की मतलब मुस्लिम बहुसंख्यक हो। दो ऐसे एरिया थे जहाँ पे मुसलमानों की संख्या ज़्यादा थी, ठीक है, लेकिन उसमें भी ये था कि वहाँ पे हिंदू भी बहुत सारे थे या दूसरे धर्म के मानने वाले बहुत सारे थे। दो एरिया थे ऐसे, एक एरिया आपका पश्चिम में था तो एक पूरब में था। तो अब ऐसा तरीका तो नहीं था कि हम दोनों को काट के एक जगह कर दे और पाकिस्तान एक देश बना दे। तो ये तय हुआ कि पाकिस्तान जो बनेगा वो दो भागों में बनेगा। ये पश्चिमी पाकिस्तान कहलाएगा, इधर वाला आपका पश्चिमी पाकिस्तान था और इधर वाला आपका पूर्वी पाकिस्तान बना, है ना। चलिए अब पढ़ता हूँ मैं। देखो, ब्रिटिश इंडिया में कोई भी एक इलाका ऐसा नहीं था जहां मुसलमान बहुसंख्यक हो। ऐसे केवल दो इलाके थे जहां मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी। एक इलाका पश्चिम में तो दूसरा पूरब में था। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि इन दोनों इलाके को जोड़कर एक कर दिया जाए। बाद में यह फैसला हुआ कि पाकिस्तान दो भागों में बनेगा, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है। दूसरी समस्या थी मुस्लिम बहुल हर इलाका पाकिस्तान में नहीं शामिल होना चाहते थे। ऐसा नहीं था कि अगर कोई मुस्लिम बहुल इलाका है तो पाकिस्तान में शामिल हो जाएंगे। जैसे कि खान अब्दुल गफ़ार खान की हम बात करें, जो कि पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत के एक नेता थे, निर्विवादित नेता, मतलब जिनको लोगों ने पसंद करके चुना होगा, ठीक है। तो खान अब्दुल गफ़ार जो खान थे, जिनको हम सीमांत गांधी भी मतलब बोलते हैं, वो जो जिना थे उनके द्विराष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ थे, ठीक है, पाकिस्तान के खिलाफ थे। इसके अलावा तीसरी समस्या जो थी वो पंजाब और बंगाल के विभाजन को लेकर थी, क्योंकि पंजाब और बंगाल के इलाके में भी क्या था कि वहाँ पे भी हिंदुओं की संख्या ज़्यादा थी। तो इनका भी विभाजन धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पे किया गया, यानी कि जिस एरिया में आपका मुसलमान ज़्यादा होंगे वो पाकिस्तान और जहाँ हिंदू ज़्यादा होंगे वो हिंदुस्तान कहलाएगा, है ना। तो ये फैसला किया गया था। चौथी जो समस्या थी वो अल्पसंख्यकों की समस्या थी, क्योंकि विभाजन के बाद ना दोनों तरफ बहुत सारे अल्पसंख्यक बचने वाले थे। तो उनके साथ क्या होगा, है ना। तो उनके साथ क्या हुआ आपको पता ही है भाई, उनके साथ मार काट। देखो आगे मैं पढ़ देता हूँ। पहले जो इलाके पाकिस्तान में थी वहाँ लाखों की संख्या में हिंदू और सिख आबादी थी। इसी तरह पंजाब और बंगाल के भीतरी भूभाग में लाखों की संख्या में मुस्लिम आबादी थी, जहाँ पे जिसको हिंदुस्तान में शामिल किया गया था। तो दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में भी मुसलमान की बड़ी आबादी थी। ये सब लोग एक तरह से सतातन में थे, मतलब कि एकदम से ऐसा हो गया था तो वो हक्के बक्के रह गए कि भाई क्या हो गया, अब हम कहाँ जाए, समझ रहे हो। तो ये भी एक समस्या थी। ये 4 समस्या आप विभाजन में बताएंगे। पहली समस्या, कोई भी एरिया ऐसा नहीं था जहाँ पे मुस्लिम बहुसंख्यक हो, बस 2 एरिया ऐसे थे जहाँ पे उनकी संख्या ज़्यादा थी, है ना। दूसरी समस्या थी कि बहुत सारे नेता जो मुस्लिम नेता थे वो भी पाकिस्तान में शामिल नहीं होना चाहते थे। तीसरी समस्या आपका ये था कि भाई पंजाब और बंगाल का भी विभाजन धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पर किया जाए। और चौथी समस्या अल्पसंख्यकों की समस्या थी। बस ये पॉइंट आप बताएं। उसके बाद विभाजन के परिणाम क्या रहे, विभाजन का क्या रिजल्ट निकला भाई। देखो परिणाम क्या रहा, तो महिलाओं की स्थिति की हम बात करें तो महिलाओं का अपहरण किया गया, बलात्कार किया गया, जबरन उनके साथ शादी की गई, हिंसक घटनाएं देखने को मिलती हैं, मार काट हुआ, है ना। 10 से 15 लाख लोग मारे गए, ऐसा होना चाहिए यहाँ पे। अन्य वस्तुओं का बंटवारा हुआ, जैसे कि टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर, रेलवे कर्मचारी, सब चीज़ों का बंटवारा हुआ। शरणार्थी भाई, इसके अंतर्गत बहुत सारे लोग अपने घर बार छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। 80 लाख लोग भारत में आए। ये थोड़ा डाटा मैं इसको कंफर्म नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन शरणार्थियों की समस्या उस समय थी, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया भाई विभाजन के प्रमुख परिणाम। अगला क्वेश्चन है हैदराबाद का विलय करना क्यों कठिन था, समझाइए। देखिए हैदराबाद की जो रियासत जो थी, मतलब जो ये रजवाड़ा था, वो बहुत ही बड़ा रजवाड़ा था, चारों तरफ हिंदू इलाकों से घिरा हुआ था।
हैदराबाद के शासक को क्या बोला जाता था? निज़ाम। वह दुनिया के सबसे दौलतमंद लोगों में शुमार होता था। भाई बहुत पैसा था इसके पास, बहुत अमीर था यार। थोड़ा पैसा भाई तुम लोगों को भी दे के जाता तो आज तुम लोग भी अमीर होते। निज़ाम चाहता था कि हैदराबाद की रियासत जो है, रियायत नहीं होगा वैसे, रियासत होगा, रियासत को आज़ाद रियासत का दर्जा दिया जाए। निज़ाम ने सन 1947 के नवंबर में भारत के साथ यथास्थिति बहाल रखने का एक समझौता किया था। यह समझौता 1 साल के लिए था। यथास्थिति का मतलब है कि जैसा हैदराबाद में स्थिति है ना वैसे ही रहने दो भाई, आप बीच में टांग मत अड़ाना। ये समझौता हो गया था। कहने का मतलब है हैदराबाद की जो रियासत थी, रियासत के लोगों के बीच निज़ाम के शासन के खिलाफ एक आंदोलन छिड़ गया। मतलब निज़ाम के खिलाफ वहाँ के लोगों ने आंदोलन कर दिया। तेलंगाना इलाके की जो किसान थे वो निज़ाम के दमनकारी नीतियों से बहुत ज़्यादा दुखी थे और इसीलिए उन्होंने आवाज़ उठाना शुरू कर दिया था। महिलाएं निज़ाम के शासन में सबसे ज़्यादा जुल्म का शिकार हुई थी, है ना। तो महिलाएं भी इस आंदोलन में शामिल हो गई। कम्युनिस्ट और हैदराबाद कांग्रेस आंदोलन की अग्रिम पंक्ति में थे, मतलब सबसे ज़्यादा आगे थे। इस आंदोलन को बढ़ावा दे रहे थे एक तरीके से। आंदोलन को देख निज़ाम ने लोगों के खिलाफ एक अर्धसैनिक बल रवाना किया जिसे रजाकार कहते थे। रजाकार भाई बहुत ही अत्याचारी थे। उन्होंने क्या किया, महिलाओं के ज़्यादातर महिलाओं को निशाना बनाया, उनके साथ बलात्कार वगैरह करने शुरू कर दिए। जब इस बात की भनक हमारे भाई केंद्र सरकार को लगी, भारतीय सरकार को लगी, तो भारतीय सेना को वहाँ भेज दिया गया सितंबर 1948 में। लंबे संघर्ष के बाद रजाकारों को काबू में लाया गया और उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। निज़ाम की बैंड बजा दी गई और हैदराबाद का विलय भारत में कर दिया गया। बस ख़त्म। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आम चुनाव करवाने में आने वाली प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। भाई देखो, गर्मी में पंखा बंद करके वीडियो बना रहा हूँ। अब तुम लोग 1 घंटे से ऊपर से वीडियो देख रहे हो, अभी तक लाइक नहीं किए हो यार। कितने बेसर, मतलब क्या बोलूँ मैं तुम्हें। भाई लाइक कर दो यार, इतनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, गीला हो जाता हूँ यार पसीने में, क्या बताऊँ तुम्हें। शेयर भी कर देना, ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। 70% स्टूडेंट ऐसे जो कि बिना सब्सक्राइब किए सारी वीडियो देखते हैं, चैनल पे आते हैं, सारी वीडियो देख के जाते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। यार सब्सक्राइब कर दोगे क्या चला जाएगा तुम्हारा भाई। तो तुम्हें तो फ़ायदा हो रहा है ना मेरे चैनल से, तो बस एक बटन पे क्लिक करना है, सब्सक्राइब कर देना है, मेरे को फ़ायदा हो जाएगा, मेरी वीडियो ज़्यादा रैंक करने लग जाएगी, थोड़ा ज़्यादा स्टूडेंट्स तक वीडियो पहुँच जाएगी। तो ये चीज़ कर देना भाई। देखो अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आम चुनाव करवाने में आने वाली प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। जो प्रथम आम चुनाव करवाया जाने वाला था तो कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा उसमें। सबसे पहले स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना एक बहुत ही कठिन काम था, है ना। चुनाव क्षेत्र का सीमांकन तय करना कठिन था, क्योंकि भाई जो सांसद है उनके लिए अलग चुनाव का क्षेत्र तय करना होगा, विधायकों के लिए अलग होगा, है ना। मतदाता सूची बनाने में भी बहुत ज़्यादा कठिनाई आने वाली थी, क्योंकि बहुत सारे महिलाओं का नाम इसमें दर्ज नहीं किया गया था। दर्ज भी किया गया तो अल्लाह की बेटी फला की बीवी, इस तरीके से। अधिकारियों और चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षित करना था, यानी कि जो इस चुनाव को सफल बनाने में मदद करने वाले थे, हेल्प करने वाले जो कर्मचारी थे, उनको भी इस चुनाव व्यवस्था के बारे में सब कुछ बताना था कि कैसे मैनेजमेंट होगा। ये भी एक बहुत मुश्किल काम था। कम साक्षरता के चलते मतदाता की विशेष पद्धति के बारे में सोचना पड़ता, क्योंकि उस समय लोग पढ़े लिखे नहीं थे, है ना। तो उनके लिए मतदाता की सबसे सरल पद्धति चुनना पड़ता, वो भी एक कठिन काम था। इसके अलावा लोग अनपढ़ थे, गरीबी थी भारत में। ये पॉइंट भी, गरीबी भी आप लिख सकते हो, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि लोकतंत्र और ये चुनाव वगैरह जो है ना, ये सब सोच ले अमीर देशों के लिए है, गरीब देशों में लोकतंत्र कायम नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी हुआ, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। उसके बाद है, प्रथम 3 आम चुनाव में कांग्रेस का वर्चस्व किन कारणों से रहा। देखो प्रथम 3 आम चुनाव में एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की। पहला पॉइंट आप बताओगे, स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी कांग्रेस पार्टी को और इसकी विरासत हासिल थी। जितने भी आंदोलन चले, ऐसा माना जाता था कि कांग्रेस पार्टी ने ही चलाया, हमें आज़ादी कांग्रेस पार्टी ने दिलाई, है ना। तो ये विरासत हासिल थी इसको। सुसंगठित पार्टी थी भाई, है ना। सुसंगठित पार्टी यानी कि सारी योजनाएं बिल्कुल सही से बनाते थे, सारे नेता लोग मिलजुल के रहते थे। और ये इसमें प्रसिद्ध और फेमस लीडर्स भी थे, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल
और दूसरे बहुत सारे नेता भी कांग्रेस पार्टी से ही जुड़े हुए थे, तो इस वजह से भी इसको फ़ायदा हुआ। सबसे पुराना दल था हमारे देश का भाई, सबसे पुरानी पार्टी थी ये। पार्टी का राष्ट्रव्यापी नेटवर्क था, मतलब पूरे भारत में फैला हुआ था ये पार्टी। प्रसिद्ध नेता जो कि मैंने ऊपर ही बता दिया, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, ये सब इसी पार्टी से थे। इसके अलावा सबको समेट कर मेल जोल के साथ चलने की प्रकृति थी। सभी विचारधाराओं को, सभी वर्ग के लोगों को, अमीर गरीब मजदूर, सबको लेके साथ चलने वाली पार्टी थी ये। भारत की चुनाव प्रणाली भी जीत का एक रीज़न माना जाता है। चुनाव प्रणाली में आप क्या बताएंगे कि भैया हम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी कि सर्वाधिक मत से जीत वाली जो प्रणाली है उसको मानते हैं। अब इसमें क्या होता है कि आप किसी भी चुनाव क्षेत्र में आपको किसी दूसरे उम्मीदवार के तुलना में एक वोट भी आपको ज़्यादा मिल जाता है तो आपको वो सीट आपका हो जाता है। तो वोट का जो प्रतिशत था शायद 50% के आसपास भी नहीं था कांग्रेस पार्टी का, लेकिन सीटों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। 300 से ज़्यादा सीटें उसको लोकसभा की मिल गई थी, है ना। तो ये चुनाव प्रणाली की वजह से हो चुका था। इसके बारे में आप 11वीं क्लास में भी पढ़ चुके हो। चलो आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन है, भारत और मैक्सिको दोनों ही देशों में एक खास समय तक एक पार्टी का प्रभुत्व रहा। बिल्कुल रहा भाई, मैक्सिको में भी एक ही पार्टी का शासन रहा, भारत में भी। मैक्सिको में स्थापित एक पार्टी का प्रभुत्व और भारत में स्थापित एक पार्टी के प्रभुत्व में क्या अंतर है ना, अंतर बताना है। देखो, मैक्सिको में बात करें तो इंस्टीट्यूशन रिवोल्यूशनरी पार्टी यानी कि PRI वहाँ पे सत्ता में आई थी। PRI पार्टी की जीत हुई, बाकी पार्टियाँ बस नाम मात्र की थी, ठीक है, ताकि शासक दल को वैधता मिल सके कि हाँ भाई इसने क्या किया है, चुनाव लड़के जीत हासिल की है। बाकी सारी पार्टियाँ नाम मात्र की थी, बस ऐसे दिखाने के लिए। जैसे कि चाइना की हम बात करें तो चाइना में क्या है कि संविधान में एक ही पार्टी को लिख दिया गया है कि भाई जो एक पार्टी है वही वहाँ पे सत्ता में रहेगी, है ना। लेकिन यहाँ पे ये था कि कहीं ना कहीं आपका, एक मिनट थोड़ा पानी पी लूँ मैं पहले, फिर समझाता हूँ आपको। तो मैक्सिको में क्या था कि पार्टियाँ तो और भी थी, लेकिन सत्ता में एक ही दल का वर्चस्व रहा, ठीक है। और चुनाव के सारे नियम इसी पार्टी PRI के अनुरूप ही बनाए गए थे और चुनाव में धांधली, हेराफेरी, ये सारी चीज़ें करके इस पार्टी को जिताया जाता था हर बार, ठीक है। भारत में जो एक पार्टी का जो प्रभुत्व कायम हुआ, कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व कायम हुआ, उसको भाई एक तो राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत हासिल थी। कांग्रेस पार्टी एक सुसंगठित पार्टी थी, है ना। विपक्षी दल का जो संगठन था वो कमज़ोर था और भारत में सर्वाधिक मत से जीत वाली जो प्रणाली थी इसकी वजह से भी वो जीतती गई लगातार। और भारत में जो कांग्रेस पार्टी का जो दबदबा कायम हुआ वो लोकतांत्रिक स्थिति में कायम हुआ था। यहाँ पे एक के बाद एक चुनाव हुए और उस पार्टी ने बहुत अच्छे, मतलब उससे पहले भी बहुत अच्छे काम किए, तो उस वजह से उसको उसका बेनिफिट मिल गया था। ये पॉइंट्स आप इसमें लिख देना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। डाउट है तो आप कमेंट में मेरे को बता सकते हैं, ठीक है। बाकी उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस ऐड कर रखे थे आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो भाई आप एक बार इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। बाकी मिलते फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखें।